श्रीमान, भारत के इतिहास में ऐसी स्मरणीय घटनाएं कभी नहीं हुई जो पिछले 3 वर्षों के इस आपातकाल में यहाँ हुई हैं। जब से हमने संविधान बनाने के इस महान कार्य को आरंभ किया, प्रत्येक व्यक्ति उन परिवर्तनों से प्रभावित हुआ है जो हमारे देश के इतिहास में हुए हैं। इस महत्वपूर्ण काल में 5 बड़ी महत्वपूर्ण स्मरणीय घटनाएं हुई हैं। वो घटनाएं क्रम से इस प्रकार हैं। पहला, हमारे देश का विभाजन। दूसरा, स्वाधीनता प्राप्ति। तीसरा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन। चौथा, देशी रियासतों के नाम से प्रसिद्ध राज्यों का एकीकरण। और अंतिम पर महत्व में किसी से कम नहीं है, पांचवा, स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना। न तो किसी ने इस समूचे के समूचे संविधान को निंदनीय बताया है और न किसी ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार ही किया है। यह सत्य है कि एक ऐसी सभा है जिसमें सर्वसम्मत स्वीकृति प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि इस संविधान पर गांधी जी आदर्श के मूलाधारों की दृष्टि से विचार किया जाए तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये उस आदर्श तक नहीं पहुंच सका है। कदाचित ये कहना तो गलत है कि इसमें गांधीवादी आदर्श की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई, पर मेरा ये स्पष्ट विचार है कि गांधीवादी आदर्श के आधारभूत तथा मूल सिद्धांत को इस संविधान में बेमन से हिचकते हुए तथा झिझकते हुए रखा गया है। इतना समय नहीं कि विषय को विस्तार पूर्वक लिया जा सके, फिर भी कुछ दृष्टांत मैं प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रीय झंडे से चरखे का हटाना एक ऐसा ही उदाहरण है। मैं जानता हूं कि अपने मृत्यु के समय तक महात्मा गांधी स्वयं इस परिवर्तन से सहमत नहीं हो सके थे। दूसरी बात यह है कि गांधी जी के लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के विचार को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं, खाना और कपड़ा के संबंध में ग्रामीण स्तर की आर्थिक आत्मनिर्भरता के गांधी जी के आदर्श को न इस संविधान में रखा गया है और न उस पर जोर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि पदाधिकारियों का उच्च वेतन गांधी जी के दृष्टिकोण से सर्वथा विरुद्ध है। चौथी बात यह है कि नमक कर संवैधानिक रूप से प्रतिसिद्ध किया गया है और अंतिम होने से इसका महत्व कम नहीं हो जाता है। बात यह है कि राज्य की भाषा के संबंध में गांधी जी की इच्छाओं की पूर्ण उपेक्षा की गई है। इन विषयों के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हर गोविंद पंत, संयुक्त प्रांत। अध्यक्ष महोदय, मैं पंडित अंबेडकर महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं पंडित शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इस संविधान की पांडुलिपि की रचना, उसका प्रतिपादन तथा युक्ति युक्त समर्थन जिस पांडित्य के साथ इस भवन में किया गया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्हें इस पद का अधिकारी सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, उनके पांडित्य से प्रभावित होकर हमारे कतिपय सदस्यों ने उन्हें मनु भगवान का पद दे देने तक की कृपा की है। ये वैवस्वत नाम का मनवंतर है। एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी अर्थात चौकड़ी होती है। वैवस्वत नाम के 7वें मनु की 28वीं चौकड़ी का समय चल रहा है। इसमें नए मनु की स्थापना करना शायद एक वैधानिक संकट उपस्थित करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि मनु नहीं, उपमनु की उपाधि दी जा सकती है। पर इस संबंध में एक बात विचारणीय ये है कि इस संविधान के बनाने में 8 मनुओं का योग रहा है। अतः यदि इन सबको ही हम अष्ट उपमनु कहें तो अनुचित नहीं होगा। मैं वर्तमान संविधान के दीर्घायु होने की आशा करता हूँ। मुझे तो इतना ही कहना है कि ये जो संविधान बना है वो सबके समझौते से बना है। हमारे संविधान में धर्म के लिए क्या स्थान है ये बतलाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जहाँ धर्म का ही स्थान इस प्रकार संदिग्ध हो वहाँ मोक्ष की चर्चा करनी और भी अनावश्यक है। शेष रह जाते हैं अर्थ और काम। इन दोनों की हमारे संविधान में उचित ही व्यवस्था की गई है। सबको उनकी प्राप्ति का समान अधिकारी माना गया है। प्राचीन भारत तो ये मानता आया है दोनों दुनिया में भलाई धर्म के ही आधार पर मिल सकती है। सबका सुख या समाज का हित वास्तव में धर्म के आधार पर ही हो सकता है। यदि उसको भुला दें और उसके अनुसार काम न करें तो राष्ट्र तथा व्यक्ति कदापि सुखी नहीं हो सकते हैं। संविधान में जिस हद तक गौवध निषेध का जिक्र किया गया है वो उचित ही हुआ है। पूर्व काल में ब्राह्मण लोग अकिंचन होते थे, अपनी रक्षा करना आवश्यक नहीं समझते थे। वे अपने लिए कोई संरक्षण प्राप्त करना अपना धर्म नहीं समझते थे। अतः उनके विधान के अनुसार रक्षा का प्रबंध होता था। वर्तमान संविधान में परिगणित जातियों और कबीलों का संरक्षण कुछ समय के लिए रखा गया है। उनका संरक्षण भी जरूरी था।
क्योंकि वो भी अपना खुद संरक्षण नहीं कर सकते। इस तरह हम पाएंगे कि पुरानी मनुस्मृति और आज की स्मृति में एक प्रकार की समता सी आ गई है। अंतर केवल इतना है कि गौ ब्राह्मण हिताय के स्थान में गो परिगणित हिताय हो गया है। अतः मनुस्मृति के विरुद्ध प्रदर्शन उचित नहीं थे। खैर, जो भी हो, मैं तो इस विषय में अधिक न कहते हुए इस बात पर जोर दूंगा कि जो संविधान सबकी मर्जी से, सबके समझौते से तैयार हुआ है, उसकी हम पूर्णतया रक्षा करें। इसमें हमने बालिग मताधिकार रखकर एक बड़ा सुंदर कार्य किया है। दूसरी विभूति हमें मूलाधिकार के रूप में प्रस्तुत हुई है और तीसरी हमें हासिल हुई है। ये जो पृथक निर्वाचन का तरीका था, उसका खात्मा हो गया है। ये हमारे लिए तीसरी निधि प्राप्त हुई है। राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, यह चौथी निधि हमें प्राप्त हुई है। इन्हीं चार निधियों को हम चतुर्वर्ग की प्राप्ति मान सकते हैं। तिब्बत पर चीन के साम्राज्यवादियों की नजर पड़ने लगी है और तिब्बत हमारे इस प्रदेश से बिल्कुल मिला हुआ है। संभव है कि थोड़े ही समय में हमें अपना कर्तव्य देश के प्रति पालन करने का अवसर आ जाए और हम ये दिखा सकें कि वास्तव में हम लोग देश की सेवा अपने तन, मन और धन से करने के लिए तत्पर रहते हैं। सारंगधर दास, उड़ीसा। अध्यक्ष महोदय, इस संविधान को मैं पूर्ण समर्थन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये कोई क्रांतिकारी संविधान नहीं है। इस संविधान के अनुसार देश का वर्तमान सामाजिक और आर्थिक ढांचा ज्यों का त्यों बना ही रहेगा, पर इसके कुछ दोष ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। मैं इन्हीं दोषों को, और खास करके जिनका संबंध मूलाधिकारों से है, सभा की निगाह में देना चाहता हूं। इसमें शक नहीं है कि मूलाधिकारों के द्वारा कतिपय बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जनता को दिए गए हैं, पर बाद के इस अनुच्छेद द्वारा, अर्थात अनुच्छेद 22 के द्वारा जो निवारक निरोध के बारे में है, इनमें से बहुत से अधिकार छीन भी लिए गए हैं। उस दिन 4 नए सदस्य तत्कालीन विंध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य से संविधान सभा में आए, शपथ ली और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। फ्रैंक एंथनी, मध्य प्रांत, बरार। अपनी दाहिनी ओर बैठे हुए अपने मित्र डॉक्टर अंबेडकर की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूँ। हम में से कोई व्यक्ति भी इसकी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता कि इस वृहत ग्रंथ को तैयार करने में, जिसमें बहुत दुरूह विषयों की चर्चा की गई है, कितनी बुद्धि लगानी पड़ी होगी और कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। कुछ अवसरों पर मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं रहा हूँ, किंतु मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि उनका केवल सैद्धांतिक बातों पर ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के विवरण पर भी बहुत अधिकार है। वो अपना तर्क स्पष्ट शब्दों में उपस्थित करने में समर्थ हैं। इस संविधान को लोगों ने विभिन्न भावनाओं से स्वीकार किया है। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि इस संविधान में विभिन्न भावनाओं का तथा विभिन्न आदर्शों का समावेश है। मेरे विचार से इसमें आदर्शवाद तथा यथार्थवाद की बीच का रास्ता अपनाया गया है। मेरे कुछ आदर्शवादी मित्रों ने इसकी आलोचना की है। वो चाहते थे कि इसमें इंजील यानी देवदूत के 10 आदेशों के समान आदर्शवादी बातें ही होती, किंतु व्यवहार में प्रशासन और राजनीति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से उनका कुछ भी महत्व न रह जाता। डॉक्टर बी पट्टाभी, सीतारमैया, मद्रास। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति बहुत बातूनी होता है, उसके लिए सीमित समय में अपनी बात समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, विशेषतया जबकि ये सभा अपना विचार विमर्श समाप्त करने वाली ही हो, तो ये कठिनाई और भी बढ़ जाती है। चूंकि अब हम विचार विमर्श समाप्त करने वाले हैं, इसलिए अब बोलने में मैं कुछ घबराहट का अनुभव कर रहा हूँ। मुख्यतः इसलिए कि मुझे थोड़े ही समय में अपना भाषण समाप्त कर देना है। मैं सारी स्थिति का सिंहावलोकन करना चाहता था, किंतु इसके लिए अब समय नहीं है। आपको स्मरण होगा कि एक समय हम किस प्रकार की अटपटी बातें करते थे। 1927 में हम संविधान सभा के संबंध में स्पष्ट भाषा में चर्चा करते हुए हिचकते थे। 1934 में द्वितीय नमक सत्याग्रह आंदोलन के विफल होने पर हमने ये चर्चा फिर आरंभ की थी। ये उस समय हमने अनुभव किया था कि विवश होकर हमें वापस लौटना पड़ रहा है। अंत में हमें यकायक इस संविधान सभा को अनेक वर्गों तथा समूहों के साथ अपनाना पड़ा, परंतु मूल्य चुकाकर हमने इन वर्गों और समूहों से अपना पीछा छुड़ाया। 9 दिसंबर 1946 को हमने अपना विचार विमर्श आरंभ किया तो हम चाहते थे कि तुरंत ही उसे समाप्त कर दें। वास्तव में हम में से कुछ लोग तो ये समझते थे कि 6 महीने में ही हम अपना कार्य समाप्त कर देंगे। यदि 1946 में हम अपने संविधान को समाप्त करते तो वो एक गड़बड़ झाला ही होता। यदि 1948 में समाप्त करते
तो वो एक गोरख धंधा ही होता। जितना भी विलंब हुआ है उसके फलस्वरूप हमने सभी बातों पर यथोचित रूप से विचार किया। जैसे जैसे राजनीतिक घटनाएं घटित हुईं, वैसे वैसे हमने प्रशासन में भी परिवर्तन किए। यदि हम 15 अगस्त 1947 के पूर्व अपना संविधान समाप्त कर देते तो उसका स्वरूप कैसा होता? वो उसके वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता। हमें अंग्रेजों से जो परंपरा प्राप्त हुई है उसे भी इस विलंब से हम अपनी इच्छा के अनुरूप बना सके हैं। कई लोगों का ये विचार है कि यह संविधान 1935 के अधिनियम की केवल नकल ही है और वास्तव में निंदनीय ढंग से उसकी नकल की गई है। उनका यह भी विचार है कि यह संविधान क्रांतिकारी नहीं है। जहां हमें वास्तव में मौलिक रचना करनी चाहिए थी, वहां हमने वास्तव में केवल नकल ही की है। ये बातें आधी सच हैं और आधी झूठ। क्रांतिकारी दस्तावेज इस पदावली में विशेषण और विशेष्य में विरोध है। क्रांति दस्तावेजों का सृजन नहीं करती और न दस्तावेज ही क्रांति का सृजन करते हैं। हमने 1935 के अधिनियम की इस कारण नकल की है कि सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से हम किसी रक्तपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप अपने बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं। वास्तव में नौकरशाही और दासत्व की अवस्था से धीरे धीरे उठकर हमने गणराज्य और सहयोग मूलक राज्य की अवस्था प्राप्त की है। हमें कभी सैनिक विधि का सामना नहीं करना पड़ा। हमें लोगों को कभी गलियों में अथवा पेड़ों से लटकाकर फांसी नहीं देनी पड़ी। हमें अपराध सिद्ध लोगों को गोली से नहीं उड़ाना पड़ा। न हमें कभी अपना अथवा अपने शत्रुओं का एक बूंद भी रक्त बहाना पड़ा। इसी कारण सामयिक उत्तेजना से प्रभावित न होकर हमने एक प्रकार के शांतिपूर्ण असैनिक शासन का परित्याग करके एक दूसरे प्रकार के असैनिक शासन को अपनाया, जो लोकप्रिय शासन है, हमारा अपना शासन है। जो विलंब हुआ है उसके फलस्वरूप हमारे शासक 562 छिन्न भिन्न देशी राज्यों को एक सूत्र में बांध सके हैं। इस प्रकार संविधान के विकास के साथ साथ अथवा संविधान को विकसित करने के प्रयत्नों के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा अनेक भागों में विभाजित इस देश में एकता स्थापित करने के लिए भी प्रशासन संबंधी कार्यवाही की गई है। आखिर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें एक ऐसा देश प्राप्त हुआ जो प्रांतों तथा राज्यों में, समुदायों तथा वर्गों में, शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में और अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों में विभाजित था। इन सबको एक सूत्र में बांध दिया गया है। प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों का होना आवश्यक है, किंतु देशी राज्य सरकारों का स्वरूप प्रांतों की सरकारों के अनुरूप ही कर दिया गया है। इस प्रकार देश में को जिन पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी उन्हें हम समाप्त कर सके हैं। अब सभी निर्वाचकों का एक ही समुदाय बना दिया गया है। यह कोई साधारण काम नहीं हुआ है। हमने मताधिकार को अधिक विस्तृत बनाया है। जिस समय अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए उस समय केवल 3.5 करोड़ मतदाता थे। अगले वर्ष मतदाताओं की सूची में लगभग 17.5 करोड़ मतदाताओं के नामों का उल्लेख होगा। आखिर संविधान का क्या अर्थ है? वो राजनीति का व्याकरण है। राजनैतिक नाविक के लिए एक कुतुबनुमा है। वो चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, किंतु स्वयं वो प्रण शून्य और चेतना शून्य है। वो स्वयं किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है। वो हमारे लिए उतना ही उपयोगी होगा जितना उपयोगी हम उसे बना सकते हैं। वो विपुल शक्ति का भंडार है, किंतु हम उसका जितना उपयोग करना चाहेंगे उतना ही उपयोग कर सकेंगे। क्या हमने गांधी जी के उपदेशों का अनुकरण किया है? जी हाँ, हमने किया है। हमने अंत तक उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। यदि गांधी जी की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई तो उनके जीवन काल में ही पूरी नहीं हुई। उन्होंने देश विभाजन का विरोध किया था, किंतु अंततो गत्वा उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार अंग्रेजों पर चतुर्मुखी आक्रमण के सिद्धांत और देश के पुनर्निर्माण के सिद्धांतों के समान आधारभूत सिद्धांतों का हमने अपने संविधान में समावेश किया है। इस प्रकार बिना किसी संकोच के ये कह सकते हैं कि हमने उनकी इच्छाओं को पूरा किया है। मैं ये कहूंगा कि हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति की है। हमने जो कार्य किया है उसका महत्व घटाना उचित नहीं है। बहुत कार्य परोक्ष में हुआ है। यदि इस सभा के बहुसंख्यक दल ने कठोर अनुशासन को स्वीकार न किया होता तो इसके विचार विमर्श के फलस्वरूप हमें इतना सुखद परिणाम प्राप्त न हुआ होता। टी कृष्णमाचारी, मद्रास। ये कहा गया है कि हमने इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। इस कारण
ये कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में राष्ट्रपति की शक्तियों का क्या होगा। यह प्रश्न एक दृष्टि से एक सारवान प्रश्न है। मसौदा समिति ने इस प्रश्न की कुछ हद तक परीक्षा की है। उत्तरदायी शासन में राष्ट्रपति की वो स्थिति नहीं होती जो अमेरिका के समान प्रतिनिधि शासन में उसकी होती है। इस सभा के कई सदस्यों ने जब ये कहा कि राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा तो उन्होंने गलती की, क्योंकि उन्होंने ये नहीं समझा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से मंत्रणा लेकर कार्य करना होगा। इस आरोप में कुछ तथ्य हैं कि प्रधानमंत्री तानाशाह हो सकता है। यदि वो दल जिसने प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया हो तथा वो संसद जिसके प्रति वो उत्तरदायी हो अकर्मण्य हो जाएं, तो वो अवश्य ही तानाशाह हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री उसी अवधि तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक कि उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित न किया जाए। जब प्रधानमंत्री की पदावधि इतनी अल्प हो सकती है, तो जब तक कोई अन्य कारण न हो जिसके फलस्वरूप वो संसद पर तथा अपने दल पर अपना प्रभुत्व स्थापित न करे, मेरी समझ में नहीं आता कि वो तानाशाह कैसे हो जाएगा। जहां तक राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के संबंधों का प्रश्न है, मैं ये कहूंगा कि इस संबंध में हमने उस उत्तरदायी शासन की प्रणाली को अपनाया है जो इस समय इंग्लिस्तान में चलन में है। हमने उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। यदि कोई किया है तो इस कारण किया है कि हमारा संविधान संघात्मक है। मैं ये चाहता हूं कि सभा ये समझ ले कि मूलाधिकारों पर विचार करते समय लोगों के मन में दो विरोधी धारणाएं उत्पन्न होती हैं। पहली ये कि मूलाधिकारों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। दूसरी है कि मूलाधिकारों का क्षेत्र विस्तृत नहीं है। मुझे अपने माननीय मित्र पंडित कुंजरू और पंडित ठाकुरदास भार्गव के विचार को लेने दीजिए, जिनके अनुच्छेद 19, 21 और 22 तथा कुछ अन्य अनुच्छेदों पर भी ये आपत्ति है कि व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें कमी कर दी गई है। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि विशुद्ध औचित्य के आधार पर और हमारे चारों तरफ इस समय जो कुछ हो रहा है, पहले जो कुछ हुआ है, उसके आधार पर मैं पूर्ण रूप से उनसे सहानुभूति रखता हूं। स्वतंत्रता की इच्छा और अंग्रेजी शासन से घृणा के फलस्वरूप हम सब ने राजनीति में इस कारण पदार्पण किया कि हम व्यक्ति के अधिकारों से संयुक्त स्वतंत्रतावादी परंपराओं से आकर्षित हुए थे। उस समय जबकि एक विदेशी शासक हम पर शासन कर रहा था, हम इन अधिकारों की रक्षा चाहते थे। परंतु आज इन अधिकारों में यदि कमी की जाती है तो वो कमी संसद द्वारा तथा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा की जाएगी। सच पूछो तो अंतिम रूप में संसद को ही यह शक्ति होगी, क्योंकि अधिकांश विषय जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता आता है समवर्ती सूची में है और इन विषयों में संसद के अधिनियमों को ही प्रधानता रहेगी। यदि संसद के किसी विधान पारित करने पर आपत्ति की जाती है तो इसका ये अर्थ है कि जिस संसद का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, उस संसद के प्रति कुछ मात्रा में विश्वास का अभाव है। ये तर्क चाहे विवेकहीन प्रतीत हो, पर है ये कटु सत्य। जो लोग संविधान की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि जो मूलाधिकार दिए गए हैं वे व्यर्थ हैं क्योंकि उनमें कमी कर दी गई है, मैं ये चाहता हूं कि वे लोग इस समझें कि संसद द्वारा ही इसमें कमी की जा सकती है। यदि संसद में उनका कुछ विश्वास है तो जब तक ऐसा करना नितांत आवश्यक नहीं होगा तब तक संसद ऐसा नहीं करेगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण हमारी निगाह बदल जाती है। इनकी ओर हम इस प्रकार से देखने लगते हैं कि नक्शा बदरंग दिखाई देने लगता है। किसी प्रांत की विधि और व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो मुझ पर नहीं रहा, मुझे शक्ति नहीं मिली है। अतः अपने उन मित्रों से सहानुभूति रखना मेरे लिए सरल कार्य है जो ये समझते हैं कि यद्यपि अंग्रेज चले गए हैं पर उनका चोला अभी तक यहाँ लटक रहा है। जो नागरिक सरकार की आलोचना करते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। इसका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जिनके हाथ में शासन है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्ववर्ती शासकों की परंपराओं को अपनाया है। ये संविधान मेरे समक्ष समझौते का परिणाम स्वरूप है, जैसा कि अन्य सदस्यों ने इसका वर्णन किया है। 206 व्यक्ति जो यहाँ एकत्र हुए हैं आर्थिक विषयों पर भिन्न भिन्न मत रखते हैं, और यदि मैं ये कहूँ कि किसी खास बात को मैं नहीं होने दूंगा और अन्य लोगों को मेरी बात माननी चाहिए तो कोई बात तय नहीं होगी और हम संविधान नहीं बना सकते हैं। लगभग ये सारा का सारा संविधान, विशेषकर इस संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग
तत्संबंधी पक्षों में परस्पर किए गए अंतिम समझौते के विषय में है, और यदि कुछ व्यक्ति अधिकांश प्रस्तावनाओं से सहमत होकर किसी एक प्रस्तावना पर आपत्ति करते हैं, तो वे एक ऐसा कार्य करते हैं जो ठीक नहीं है। इस संविधान को हम में से अधिकांश लोगों में परस्पर किए गए समझौते के रूप में पूरा किया गया है। मैं समझता हूं कि इस विशिष्ट विषय में हमने जनसाधारण को मुकदमेबाजी के अधीन कर दिया है, और संभव है कि इसका निर्णय करने में 1 वर्ष लग जाए और इसके कारण हमारी आर्थिक उन्नति में अवनति हो। मैंने ये इसलिए मान लिया कि इस संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन मित्रों ने मान ली हैं जिनके उस विषय में विरोधी विचार थे। इसमें संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमें बड़ी शक्ति और सहायता मिली। उन्होंने वास्तव में इस संविधान और उसके विभिन्न अनुच्छेदों को आरंभ से ही समझा, और कई बार एक मसौदा लेखक तथा लेखक के रूप में हमें उनकी महान योग्यताओं का परिचय मिला, जबकि उन्होंने सभा के समक्ष रखे गए विशिष्ट अनुच्छेदों की भाषा में सुधार किए। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि हमारे इस कार्य के आरंभ में बीमार होने के कारण माननीय सरदार पटेल हमारा साथ न दे सके, पर अंतिम 3 या 4 माह में हमें कई बार उनकी मंत्रणा लेने के लिए जाना पड़ा, और उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष पूर्वक अपनी मंत्रणा दी। आखिर ये लोग इस संविधान के सच्चे निर्माता हैं। हमने इस देश के जनसाधारण के लिए एक संविधान बनाने के प्रयोजन से मेहनत की। यह संविधान उनको सम्मानपूर्ण जीवन बिताने में सहायक होगा। मैं ये सुझाव दूंगा कि यह संविधान जनसाधारण को अर्पित किया जाए। महावीर त्यागी, संयुक्त प्राण। आपने जो 4 या 5 मिनट दिए हैं, ये मेरे भूत, भविष्य और वर्तमान जीवन के बड़े ही अमूल्य क्षण हैं, बड़े ही रोमांचकारी क्षण हैं। आज मैं अपने बड़े पुराने स्वप्नों के चित्र के साथ 30 वर्ष के अपने घोर परिश्रम के परिणाम के समक्ष खड़ा हुआ हूं। हमारे सामने एक साकार चित्र है। मुख्य कलाकार डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कूची दूर रख दी है। जनता के निरीक्षण तथा आलोचना के लिए चित्र का उद्घाटन कर दिया है। सभा ने जो खुलकर आलोचना की है, इस चित्र को हम सब ने मिलकर बनाया है। इसकी मैं और अधिक आलोचना नहीं करना चाहता हूं। इस चित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा गया है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। यह दिखाई देता है कि इस चित्र में संकट भी है। इन संकटों को मैं अभिलेखबद्ध कराना चाहता हूं। हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो संसार में असफल रहा है। हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। वो लोकतंत्र जिसका जहां जहां प्रयास किया गया है, वहां वो जनता तथा जन समुदाय की कोई वास्तविक भलाई करने में सफल नहीं हुआ है। हम कर तो उसी प्रयोग को रहे हैं, पर एक उन्नत रूप में। हमारा लोकतंत्र दोनों इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र और अमेरिका के गणराज्यात्मक लोकतंत्र से उन्नत रूप का है। शायद वो दोनों का सम्मिश्रण है। देखिए यहाँ सफल होता है या नहीं। फिर भी एक संकट और है, वयस्क मताधिकार का। कई मित्रों ने समर्थन किया है। मैं स्वयं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस संविधान के समर्थकों को जब बहुत से तर्क नहीं मिले, तो वे उन चंद बातों का राग अलापने लगे जिनको इस संविधान में रखने का मैंने और मेरे जैसे विचार वाले कुछ मित्रों ने आग्रह किया था। मेरा आशय ग्राम गणराज्यों, घरेलू उद्योग धंधे और प्रतिषेध से है। पहले इन बातों का कई उत्तरदायित्वपूर्ण लोगों ने विरोध किया था, पर अब मैं देखता हूं कि वे ही लोग इस संविधान के समर्थन में उन्हीं तर्कों का सहारा ले रहे हैं। इस संविधान के प्रति मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। फिर भी एक बात है जिसका मुझे बड़ा भारी भय है। वो ये है कि इस संविधान में एक वर्ग उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो एक वर्ग जिसका लोकतंत्र ने सर्वत्र सृजन किया है, वृत्तभोगी राजनीतिज्ञों का वर्ग। सब लोकतंत्रों का संचालन वृत्तिभोगी राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है। उनके असफल होने का यही मुख्य कारण है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लोकतंत्रों पर ही जीवन बिताने लग जाते हैं। उनके लिए यह एक वृत्ति का साधन बन जाता है। राजनीति ही उनके जीवन का साधन मात्र हो जाती है। यह बात लोकतंत्र के लिए घातक है। भावी संतानों को मैं इससे परिचित कराना चाहता हूँ। ये वृत्तभोगी राजनीतिज्ञों का सृजन करती है। वे लोग जिनकी वृत्ति राजनीति पर आश्रित है, और इसका परिणाम यह होता है कि वे अन्य सृजनात्मक वृत्तियों से अपने आप को पृथक कर लेते हैं। यदि इस लोकतंत्र का भी संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके पास जीवन बिताने का अन्य और कोई साधन नहीं होगा सिवाय मंत्रालयों के या संसद सदस्यता के, तो मुझे विश्वास है कि ये लोकतंत्र भी विनाश को प्राप्त होगा।
पर ग्रामीणों के दृष्टिकोण से यह चित्र भद्दा और निर्जीव है। न इसमें कोई ऐसी वस्तु स्पष्ट है जिसके द्वारा वो इस संविधान को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ग्रामीणों को हमने मत के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया है। हमने उसको केवल यही एक वस्तु दी है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि जब उन लोगों को जो खेती करते हैं ये संविधान संचालन करने दिया जाएगा, तभी वे इसे अधिकारों तथा स्वतंत्रता का अपना अधिकार पत्र समझेंगे। अन्यथा ये संविधान भद्दा है। कोई नेता होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारी भारतीय भूमि इतनी ऊसर नहीं है कि वो किसी ऐसे नेता को जन्म न दे जो इस संविधान में ऐसा जीवन अनुप्राणित करे कि यह बोल सके। वह बोलेगा यदि हमें अपने सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास है। मैं आपसे कहता हूं कि महामंत्र का जपना आवश्यक है। आज भारत में ऐसा कोई नहीं है जो इस महामंत्र को फूंके, जो हमारे समस्त राष्ट्र को एक छोटी सी पुस्तक पर न्यौछावर होने के लिए प्रेरित करे। और क्या मैं इस बात का संकेत करूं कि वो महातंत्र क्या है? केवल एक बात इस संविधान को आकर्षक बना देगी। यदि इस समूचे संविधान में एक सर्वोच्च उपबंध या रक्षा कवच रख दिया जाता तो मैं समझता हूं कि सब बातें ठीक हो जाती। वो उपबंध ये है कि यदि हम इसमें एक परंतुक रख देते, वो ये कि भारत का कोई भी नागरिक लोक निधि से या गैर सरकारी उद्यम से अपने प्रयोग के लिए इतना वेतन, लाभ या भत्ता नहीं लेगा जो एक औसत श्रम भोगी की आय से अधिक हो। यदि यह संविधान में हो तो सारा भारत इस संविधान द्वारा संगठित हो जाए। जब तक ये बात उसमें नहीं है तब तक भारत इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यह संविधान केवल उन लोगों के लिए रोटी की व्यवस्था करता है जिनके पास भरपेट रोटी है, न कि उन लोगों की रोटी की जिनके पास नहीं है। सुरेश